अ, बच्चों जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख गया होगा। मेरा नाम धर्मवीर यादव है और मैं असिस्टेंट ऑफिसर हूँ टाटा पावर का। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अभी थर्ड सेम के स्टूडेंट होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारा थर्ड सेम का जो एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक होती है, ठीक है। तो उसमें आपका डीसी सर्किट, एसी सर्किट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड से हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो उसके लिए ना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बुक होती है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट देखोगे डीसी सर्किट का, ठीक है, एसी सर्किट का, ठीक है। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है आपका डीसी सर्किट और एसी सर्किट में, ये हर एक मतलब आप पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही अप्लाई होगा। अगर आप मशीन पढ़ेंगे, ठीक है, तब भी आप इसका यूज़ है। आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे तब भी इसका यूज़ है। इवन आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ लें तब भी इसका वहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरिंग जो होता है, EIM करके हमारी एक बुक होती है, ठीक है। ML आनंद सर की है मेरे ख्याल से। उसमें आपका फिर EDCA जो है, EDCA इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट हो गया, एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसकी बुक हो गई आपकी। तो मतलब जो आपका BE की बुक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये क्या है? ये आपका एक बेस है। अगर आपका बेस स्ट्रांग होता है तो कहते हैं ना, अगर बेस स्ट्रांग है तो बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा बहुत दिनों तक टिकी रहेगी और बहुत स्ट्रांग होगी। तो सेम ऐसा ही है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बुक है इसके साथ, ठीक है। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा देखते हैं कि सिलेबस हमारा क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा हम डीसी सर्किट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे तो मतलब हमारा बेसिक होता है जिसमें हम करंट वरंट देखते हैं, ठीक है। तो इस डीसी सर्किट के अंदर आ जाता है हमारा। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और ओम्स लॉ होते हैं, ठीक है। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया होगा, ठीक है, कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या है, प्रॉपर्टीज़ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ होते हैं। फिर दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम पूरे 3 साल में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, यूटिलाइजेशन में जहाँ हम देखेंगे। फिर आपका इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी आता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमने बना लिया, ठीक है। अब उसको फॉलो करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसी ना किसी सर्किट की हमें यानी पाथ की जरूरत पड़ती है, रास्ता। एक तरह से आप रास्ता समझो कि आप ये कुछ इस तरह का, ये आपका कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज, ठीक है, डीसी मान लो डिप्लोमा कॉलेज। ये आपका हाउस है, यहाँ से आप गए कॉलेज, कॉलेज से आप आए अपने घर। तो क्या किया आपने, एक क्लोज पाथ बना दिया सर्किट। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी भी करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट। ओ सॉरी यार, चलो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट की, ये आप देख लो, ठीक है। कि एक क्लोज लूप जो फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी 1.2 अदर पॉइंट्स आती है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फिर इलेक्ट्रिक करंट को ड्राइव करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो पोटेंशियल क्या है। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। कि जब भी किसी तार से, जैसे आप समझ लो ऐसे कि जब आप अपने घर से निकले, ठीक है, घर से निकले, जब आप घर से कॉलेज के लिए निकले तो रास्ते में हवा चल रही है, वो आपको अपोज करेगी, धक्का देगी ना पीछे का। तो उसे एक तरह से आप रेजिस्टेंस की मान लीजिए। तो सेम होता है कि जब एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए इस तरह का कंडक्टर है। इसके अंदर हमारा मान लीजिए ये करंट जो है ना इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। तो इस करंट का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, इस करंट को फॉलो होने नहीं देगा, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कॉन्सेप्ट सिंपल की रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो जैसा कि 1.6 का जो हमारा कॉलम है उसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम देखेंगे रेजिस्टिविटी की,
कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। जिस तरह आप रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पढ़ते हो ना, तो सेम क्या होता है, एक कंडक्टर का कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस भी होता है, मतलब जो उसे फेवर करते हैं किसी करंट को उसके थ्रू फ्लो होने के लिए, ठीक है। फिर हमारा लास्ट में आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे हम, जिसको हम अल्फा अल्फा नॉट से डोनेट करते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर कॉन्सेप्ट होता है, अर्थात बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि एक रजिस्टर जो है, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, जब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहता है तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सिंपल आप ये मान के चलिए कि ये आपका एक पोल है ट्रांसमिशन, ठीक है। अब यहाँ से ये कंडक्टर जा रही है इस पोल से इस पोल। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भैया इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, सनलाइट में है, पड़ेगा इस पे टेम्परेचर का कोई ना कोई इफेक्ट। इवन रूम टेम्परेचर भी जो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को अपन रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं, तो रूम के अंदर भी टेम्परेचर का कोई ना कोई इफेक्ट होता ही है। तो किस तरह का इफेक्ट होता है, उसके इफेक्ट से रेजिस्टेंस पे क्या मतलब क्या प्रभाव पड़ते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फिर आता है वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, फिर रजिस्टिविटी को भी देखेंगे हम, टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। फिर वही हमारा ओम्स लॉ, पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसे 10वीं में भी हमने पढ़ा है और वापस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हम पढ़ रहे हैं। फिर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो मैंने आपको पहले से ये क्लोज पाथ का एग्जांपल समझा दिया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा। फिर क्या होता है कि अब जैसे देखिए कोई भी वायर है एक, या लोड है, मान के चलिए रेजिस्टेंस, तो आप इसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, या तो सीरीज में या पैरेलल में, ठीक है। सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कैसे होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये पैरेलली कनेक्टेड है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। तो अच्छा, एक बेसिक जेन्युइन क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है कि सर आपने इसे सीरीज कनेक्शन बोला, ठीक है, क्या बोला हमने, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सर आपने इसे पैरेलल कनेक्शन बोला, क्यों, कोई तो रीजन होगा ना भैया। मैंने इसे पहले वाले को सीरीज और दूसरे वाले को पैरेलल कनेक्शन बोला, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या डेफिनेशन है, तो ये हम आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो हमने पढ़ा, अब सुपर कंडक्टिविटी क्या है भैया, सुपरमैन है क्या ये, नहीं ना। तो देखेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हो, सुपर कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर भी कई प्रकार के होते हैं, कार्बन कंपोजिट हो गया, पेपर मिका कैपेसिटर्स, वायर कैपेसिटर, तो इनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है या करंट रेटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, अब एक कंडक्टर है, ठीक है, अब इसको आप ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकते, इस पे आप कुछ ना कुछ इंसुलेशन चढ़ाएंगे, ये इंसुलेशन की परत मान लीजिए, ठीक है। तो उस इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। लास्ट में हम क्या थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू नेटवर्क थ्योरी। तो जो हमारा नेटवर्क थ्योरी होता है, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे नोड हो गया, ब्रांचेस हो गया, ब्रांच किसे कहते हैं, जंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, क्लोज लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार देखेंगे, वहाँ पे प्रॉपर स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ को किस सर्किट में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्किट हमारा लीनियर, बायलैटरल, ठीक है, यूनिलैटरल्स, इस तरह के टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, अलग अलग तरह की हमारी सर्किट्स होती है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर क्रिस्चॉफ्स लॉ होता है हमारा, जिसे हम दो तरह के लॉ पढ़ते हैं क्रिस्चॉफ्स का, ये आपका 11th या 12th में इलेक्ट्रिकल्स का आपने पढ़ा होगा अगर आप साइंस साइड से हो तो उसमें क्या होता है, हम केसीएल या केवीएल पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो आपका केसीएल होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, जबकि केवीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है। तो ये केसीएल केवीएल क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट है सर्किट में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि इसमें देख रखा आपको एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्चॉफ्स लॉ में। फिर ब्रांच करंट मेथड देखेंगे, मैक्सवेल लूप और नोडल वोल्टेज मेथड्स देखेंगे। ये सारा सिलेबस हमारा किसका है, तो डीसी सर्किट का है भैया, और ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर कुछ इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। देखो अगर आप थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी लगाते हो, तो बच्चे ये एसएससी जेई आपका डिप्लोमा
या फिर इवन आप बीटेक कर रहे हो, तो दोनों के लिए, तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो आपको स्टडी का मटेरियल तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, पर जो आपका स्पेसिफिक है डिप्लोमा के रिगार्डिंग, वो आपको नहीं मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा घुमाया जाएगा इधर उधर। आपको हो सके तो मल्टीपल सोर्स या चैनल्स पे जाना पड़ जाए। पर यहाँ पे मैं खुद एक डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैं अभी टाटा पावर में काम कर रहा हूँ, TPDDL में। तो एज अ एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस 2 साल के अंदर गेन किया है कंपनी में, और जो 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज का, ठीक है, तो और मैं अभी फिलहाल SSC JEE की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो इन सबों का जो निचोड़ होगा, ठीक है, कम टाइम में अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल आपको देना, वो काम मैं करूँगा। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब उसके आगे देखेंगे अपना और क्या है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका फिर सिंगल फेज AC सर्किट आता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा करंट होता है, 2 तरह का होता है, पता है ना भाई? करंट हमारा 2 तरह का होता है, AC करंट और DC करंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, जो इवन 12th करके आए हैं साइंस साइड से, ठीक है, और जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, थर्ड सेम खत्म हो जाता है भैया, प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं, उन्हें AC एंड DC में डिफरेंस नहीं पता होता है। ठीक है, AC के क्या एडवांटेज है, DC के क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको याद दिलाऊंगा सही से, और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का। उसके बाद AC करंट को जब हम जनरेट करते हैं, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आपका। तो सिंगल फेज AC में बेसिकली जो RLC सर्किट होता है, प्योर, एक बार हम सबसे पहले रेजिस्टेंस के साथ, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, इनके साथ हम अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, फिर सेम आता है हमारा 3 फेज AC सर्किट। ठीक है, क्या आता है हमारा 3 फेज AC सर्किट। ये हमारा लास्ट 2 पोर्ट नेटवर्क भी हमारे सिलेबस में होता है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ठीक है, फिर लास्ट में अपन देखेंगे 3 फेज सर्किट। जैसा कि हम जानते हैं मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो ट्रांसमिट होती है आपका 3 फेज पे। ठीक है, तो सिंगल फेज पे ना करके हमने 3 फेज सिस्टम को ही क्यों अपनाया। ठीक है, या फिर आपके 3 फेज इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आप ऑल्टरनेट 3 फेज ऑल्टरनेटर ले लीजिए, या मशीन ले लीजिए, इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मशीन ले लीजिए। ठीक है, तो सिंगल फेज से 3 फेज आने में क्या क्यों आए हम, पहले तो रीजन देखेंगे कि हम सिंगल फेज से 3 फेज क्यों आए। जब हमारा सिंगल फेज में ही काम चल रहा था, तो 3 फेज में ही क्यों। अब 3 फेज में है तो 3 फेज से आगे हम 4 फेज, 6 फेज, 12 फेज में क्यों नहीं गए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि भैया आपने 3 फेज बना लिया, आपने 4 फेज क्यों नहीं बनाया, 6 फेज क्यों नहीं बनाया, आप 3 फेज पे ही क्यों रुक गए। ठीक है, तो ये सारा देखेंगे। तो इसके हम सबसे पहले हमारा ये इंट्रोडक्शन होता है, फिर एडवांटेज देखेंगे हम पॉलीफेज सिस्टम का, जैसा मैंने बताया आपको। फिर जनरेशन देखेंगे 3 फेज का कैसे होता है, फेज सीक्वेंस एंड नंबरिंग देखेंगे। ठीक है, और इंटरकनेक्शन देखेंगे। इसी के अंदर आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन आता है, तो उसके अंदर लाइन वोल्टेज देखेंगे, फेज वोल्टेज देखेंगे। इन दोनों में ही जो होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है एज पर कनेक्शन। फिर कंपैरिजन देखेंगे स्टार एंड डेल्टा सिस्टम का। फिर हम पावर को मेजरमेंट करेंगे, जिसके अंदर पावर मेजरमेंट में हम 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर और 1 वाट मीटर मेथड्स का यूज करेंगे। और लास्ट में सेम हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे ऑब्जेक्टिव, और कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद 2 2 3 3 क्वेश्चंस हम लगाते रहें, ताकि ये क्या हो, आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखो, अभी क्या है, अभी मैं कुछ रिकॉर्डिंग क्लास ही भेजूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास भेजूंगा, जो कि आपका मंडे टू कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होगा। ठीक है, तो 2 दिन मैं आपको भेजूंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, जो कि आपका मंडे टू ट्यूसडे होगा। फिर वेडनेसडे और थर्सडे को मैं भेजूंगा आपको इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, और फिर 2 दिन जो आपका रहेगा फ्राइडे और सैटरडे। चलो सैटरडे भी जोड़ लेते हैं यार, इसे हटाओ, सैटरडे तक कर दो। इसके अंदर मैं आपको भेजूंगा मशीन,
सी, ठीक है। मैं आपको 30-30 मिनट की, 20-20 मिनट की जो भी हो एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम देखना है, ठीक है, वीडियो को सही से। दूसरा काम क्या करना है, आपको नोट करना है, ठीक है। जो भी चीज़ है, जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको आपको एक नोटबुक पे नोट करना है। अगर आप नोट नहीं बना रहे हो, सिर्फ वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन में, तो भैया ऑनलाइन स्टडी मत करना, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। और जो आपका टाइम है बेटा बहुत कीमती है। मैं तो चलो लग गया टाटा पावर में, ठीक है। अब आगे मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी एसएससी जेई की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यूट्यूब पे अपना एक स्टडी चैनल बनाया, वो भी अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उससे बाहर इधर उधर का नहीं, ताकि मेरा टाइम बर्बाद ना हो और मेरा सिलेबस रिवीजन होता रहे। मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली अपना सिलेबस ही रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप भी नए हो, मैं भी नया हूँ, आप भी सीखोगे, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, ये वहम निकाल देना। मैंने आज तक किसी को पढ़ाया नहीं है, ठीक है, मैंने समझाया है और यहाँ मेरा काम समझाने का ही रहेगा, समझ रहे हो। और जो लास्ट का आपका संडे रहेगा, संडे और सैटरडे भी काउंट कर लो यार, इस दिन तो आपकी छुट्टी रहती है और मेरी भी छुट्टी रहती है, 5 डे वर्किंग है। तो अपन क्या करेंगे, एक ऑनलाइन क्लास लेंगे, ठीक है, गूगल मीट पे ले लेंगे, ठीक है। गूगल मीट पे अपन क्या करेंगे, एक ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, इसमें आपके जो भी डाउट हो, ठीक है, या प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे भेजो, मुझे बताना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ये आप मेरा नंबर नोट कर लो, ठीक है, या मैं आपको मेल आईडी दे देता हूँ, जो भी प्रॉब्लम, चलो एक ग्रुप ही बना लेंगे, ग्रुप बना लेना, 7703975964, ठीक है। ये धर्मवीर कुमार यादव, DKY नाम से आप सेव कर लेना। अगर आप पूषा से हो या आर्यभट्ट से हो या आप GNDIT से या जीवी पंत से हो, ठीक है, आप अपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग ग्रुप बना लेना, 10 बच्चों का, 20 बच्चों का, उसमें मुझे ऐड कर लेना, ठीक है। क्या करना, मुझे ऐड कर लेना, और आप क्या करना फिर उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भेजना जो आप सॉल्व कर रहे हो या जो आपके डाउट्स हैं। तो अपन एक ग्रुप में रहेंगे, तो जिसको जो आता हो वो सॉल्व करके बताए, ठीक है। इससे मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। कहते हैं ना ग्रुप स्टडी जो होती है ना, जब आप अकेले बैठ के पढ़ोगे वहाँ आपका सिंगल माइंड यूज होगा एक प्रॉब्लम पे, पर जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं ना, तो मान लीजिए 10 बंदे, तो 10 बंदों का दिमाग लगेगा किसी प्रॉब्लम पे, अगर हम फंस जाते हैं तो, और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा आसानी से, और अपना टाइम भी बचेगा, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही। और आज तो शनिवार है, तो मंडे को आपको आपका पहला जो वीडियो होगा DC नेटवर्क थ्योरी का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके बाय।